हेलो चैंपियंस, वेलकम टू इंग्लिश विद आनंद सर। बच्चों, ये जो आप देख रहे हो आज का जो लेक्चर है, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये 1500 जो इंपॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसका कलेक्शन है, जिसको 30 लेक्चर्स में कवर करवाया जाएगा, राइट। तो एक लेक्चर्स में 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग करेंगे, राइट। और ये उन सब लोगों के लिए है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, जहां भी इंग्लिश का सिलेबस है वहां इडियम्स एंड फ्रेजेस है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बात की मैं आपको दिलासा दिलाना चाहता हूं, जो वंस यू रीड इट यू विल नेवर फॉरगेट, क्योंकि जो एग्जाम्पल है, जो मीनिंग है, इस तरह से आपको बताया जाएगा जो रियली इट विल बी स्टक इन योर ब्रेन फॉर लॉन्गर पीरियड, राइट। तो ये सब लोगों के लिए वैलिड है, जो बिगनर्स हैं, जो एग्जाम की जस्ट तैयारी स्टार्ट की है उनके लिए भी है, क्योंकि एक जगह आपको 1500 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस मिल जाएगा। उनके लिए भी है जो एक्सपर्ट हो, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, तो वो अपना वो इस लेक्चर को स्पीड करके 2x करके 1.5x करके आप इसको टोटल 1500 जो इडियम्स एंड फ्रेजेज आएगा 30 लेक्चर में, तो उसको आप फिनिश कर सकते हो। ये पहला पार्ट है 1/30, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आनंद और आप मेरे साथ हैं इंग्लिश विद आनंद सर पे। तो पहला जो क्वेश्चन होगा गाइज यहां, ये है ऑन टेंटर हुक्स, राइट। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब ये जो होता है बेचैनी या घबराहट की स्थिति में होना, या फिर आप यूं कह लो उत्सुकता और चिंता से भरी प्रतीक्षा करना। ऑन टेंटर हुक एक ऐसी स्थिति जिसमें आपके अंदर बेचैनी हो या घबराहट हो, या फिर आप कोई चीज का वेट कर रहे हो, यू आर वेरी एक्साइटेड, एट द सेम टाइम यू आर वरीड। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सी वॉज ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ हर एग्जाम। अब जितने भी आप लोग हो, मान लिया जाए आपने एग्जाम दे दिया एसएससी का, राइट, और आज रिजल्ट आने वाला है, तो उसको ऐसे फ्रेम किया जा सकता है, यू आर ऑन द टेंटर हुक वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ एसएससी एग्जाम्स, राइट। टेंटर हुक मींस, अगेन मैं बता रहा हूं, बेचैनी या घबराहट की स्थिति में होना। जब आप बेचैन हो, घबराहट हो रही है, या फिर यू आर वेरी एक्साइटेड, एट द सेम टाइम यू आर वरीड एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप उसको ऑन टेंटर हुक कह सकते हो। बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एंशियस सस्पेंस और नर्वस वेटिंग, जब नर्वस वेटिंग हो तो आप समझ लो यू आर ऑन टेंटर हुक। अब जो नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस है गाइज, बीट अ डेड हॉर्स। सब लोग जानते होंगे, आप में से कई लोग हैं इस फ्रेज को जानते होंगे। बीट अ डेड हॉर्स, इसका मतलब हुआ जो ऐसे चीज पर समय बर्बाद करना जो बदला ना जा सके, या जिसका कोई फायदा ना हो, राइट। बेमतलब की बात को बार बार दोहराना। बीट अ डेड हॉर्स, अब हॉर्स तो है लेकिन वो डेड है, तो आप उसको उठा के क्या ही करोगे बताओ। तो ये नो सी, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, इडियम्स का मतलब क्या होता है। इडियम्स का मतलब होता है जो इन, जैसे यहां बीट अ डेड हॉर्स है, राइट। तो यदि इस इंडिविजुअल वर्ड्स का मीनिंग आप लगाओगे तो इसका मतलब ये हुआ जो मरे हुए घोड़े को मारना, पीटना, राइट। तो इसका इंडिविजुअल इंडिविजुअल मीनिंग ये हो गया। लेकिन इडियम्स क्या होता है, मुहावरे क्या होता है, उसका मीनिंग अलग होता है, राइट। तो वही, एंड इफ यू यूज इडियम्स इन योर लैंग्वेज वुड बी कंसिडर्ड वेरी स्टैंडर्ड, राइट। तो जब इंडिविजुअल मीनिंग नहीं लगा के हम कुछ और मीनिंग लगाते हैं, उसको हम इडियम्स कहते हैं, राइट। अब जैसे मैं कह रहा हूं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आपने सुना होगा। इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ जो बिल्लियां और कुत्ते या जानवर बरस रहे हैं, नहीं। इसका मतलब हुआ जो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मींस इट इज रेनिंग हैवीली, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसी तरह से बीट अ डेड हॉर्स, मतलब बिना ऐसे चीज पर समय आप बर्बाद कर रहे हो जिसको बदला ना जा सके, चेंज ना किया जा सके। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, देयर इज नो यूज आर्ग्यूइंग अबाउट इट एनीमोर, यू आर जस्ट बीटिंग अ डेड हॉर्स। अब कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा चीज है जिसको आप बदल ही नहीं सकते हो, लेकिन उस पर बहस किए जा रहे हो। अब मान लेते हैं, सपोज वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत गया,
राइट। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गया, इंडिया हार गया। अब इस पे आप आर्ग्यू कर रहे हो, अरे नहीं इंडिया को ऐसे खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए, ये करता तो जीत जाता, वो करता तो हार जाता। जस्ट यू आर बीटिंग अ डेड हॉर्स। ऐसे चीज पर आप समय वक्त जाया कर रहे हो जिसका कोई फायदा ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ले गया वर्ल्ड कप, दैट्स इट। राइट। तो यही है जो टू कीप talking or trying to fix something that already been settled or there is no longer relevant or useful। ऐसा चीज जो कोई रेलिवेंट नहीं हो, यूजफुल नहीं हो, जिसपे आप समय जाया कर रहे हो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? बीट अ डेड हॉर्स। अब नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अब आप टोपी जो कैट हैट पहने हुए हो, राइट, और उसका मैं इंडिविजुअल मीनिंग लगा रहा हूं, राइट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो इसका मतलब हुआ बिना किसी झिझक या देर के तुरंत कुछ करना, या जैसे मौका मिले तुरंत तैयार हो जाओ। अब मैं बता रहा हूं, जैसे कि आप हैट पहने हुए हो और तुरंत आपने उसको गिराया, मीन्स ये कह रहा है, इसका इंडिविजुअल मीनिंग ये हो गया, लेकिन इसका मीनिंग ये होगा जो आप बिना किसी झिझक के तुरंत कोई चीज करने के लिए तैयार हो जाते हो, उसको क्या कहते हैं? एट द ड्रॉप ऑफ अ एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, राइट। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, शी इज ऑलवेज रेडी टू ट्रेवल एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अब कई लोगों को क्या होता है, ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। सपोज यू हैव गर्लफ्रेंड, राइट, एंड शी इज ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल। उसको कहीं भी घुमाने ले जाओ, तुरंत हाँ कह दे, बिना किसी इवन शी डजंट think about the money expenditure and all, right, and she's ready to travel at the drop of a hat। आप ये कह सकते हो, जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू प्ले क्रिकेट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। मैं, अब चाहे आप सोए हुए भी हो, क्यों ना कितनी गहरी नींद में, और कोई कहते भैया क्रिकेट मैच चल रहा है, आप तैयार हो गए, राइट। सो यू आर रेडी, यू आर इमीडिएटली तो कुछ करना, उसको कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्न बाय हार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहा भी जाता है जो लर्न कोई करो बाय हार्ट कर लो, राइट। HEART, हार्ट। इसका मतलब हुआ कोई चीज को पूरी तरह से याद कर लो, कंठस्थ कर लेना, मतलब बिल्कुल जुबान पे हो, राइट। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, वी हैड टू लर्न द पोएम बाय हार्ट फॉर टुमारो क्लास। अब मान लिया जाए कोई बच्चे हैं, राइट, आपका छोटा भाई हो और बहन हो, उसके क्लास में टेस्ट होना है, पोएम आपको सुनाना है, तो आप उसको क्या करवाओगे, घर पे क्या करवाओगे, उसको लर्न बाय हार्ट करवाओगे, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से याद कर लो भैया, वहां भूलना मत, राइट। तो उसको कंठस्थ कर लेना। कंठस्थ कर लेना मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल उसको याद कर लो, आप घोल के पी जाओ, राइट। तो उसको कहते हैं लर्न बाय हार्ट। दैट्स वाई यू हैव, आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा चीज आपको लर्न बाय हार्ट भी करना होगा, क्योंकि आपको हार्डली बहुत कम समय में आपको सॉल्व करना होता है, राइट, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस को। बच्चों यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, उसको जरूर आप लाइक कर दें, राइट, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और एक चीज यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चैनल डेडिकेटेड है इंग्लिश के लिए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। यहाँ यस, धीरे धीरे हम सारा कुछ कवर करवाएंगे, और ऐसा कवर करवाएंगे जो आप फिर भूल ना पाओगे, राइट। ये हम लोगों की तरफ से श्योरिटी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट अप गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। अब ये एक इडियम्स है, इसका मतलब क्या हुआ पहले आप समझ लो। बिना किसी खास वजह के सुबह से ही चिड़चिड़े या गुस्से में रहना, या फिर सुबह से ही मूड खराब होना। अब आप ये ऐसे आप समझो, जो आप सुबह में आपका सही से नहीं उठ पाए, राइट, तो जाहिर सी बात है आपका पूरा दिन खराब रहेगा। तो यदि ये एग्जांपल आ जाए, ये आ जाए, इडियम्स आ जाए, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, मींस आप बिना किसी वजह के सुबह से ही चिड़चिड़े में हो, गुस्से में हो। एग्जांपल, ही हैज बीन ग्रूमी ऑल ग्रम्पी ऑल मॉर्निंग्स, आई थिंक ही गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आई एम नॉट इन गुड मूड बिकॉज आई गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, राइट। तो यदि आप कोई, कभी कभी होता है किसी इंसान के साथ जो ही इज नॉट फीलिंग गुड होल डे, तो आप ये कह सकते हो, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आई थिंक यू गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। यदि आप
आप कोई चीज के लिए आपका चिड़चिड़ा मूड हो रहा हो, राइट, सुबह से ही मूड खराब हो, तो उसको आप ये कह सकते हो, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, राइट। अब जो नेक्स्ट इडियम्स है गाइज, ये इडियम्स नंबर 6 है, राइट। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा जो थोड़ा लेट हो रहा है, राइट, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बिल्कुल उसको समझने की कोशिश करना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी अवसर या चीजों को हाथ से निकल निकल जाने देना। अब कोई आपके पास कोई मौका आया है, गाइज मैं लेक्चर के साथ ही कोशिश करूंगा मैं अपनी चाय को फिनिश कर लूं, राइट, इट्स जस्ट मॉर्निंग टी, दैट्स राइट। तो यदि इफ यू हैड इफ यू हैव सम अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, और आपके हाथ से ये निकल गया, तो व्हाट यू हैव डन। अब मान लीजिए आपके पास एक जॉब ऑफर आया था, तो आप ये जॉब चला गया, तो उसको आप कैसे बनाओगे, ही लेट द ऑफ जॉब ऑफर स्लिप थ्रू हिज फिंगर्स बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग इन टाइम। अब आपको ये कहा गया था, जो सपोज यू आर मोहन, राइट, एंड यू गॉट अ जॉब, बट आपको ये कहा गया था जो मोहन, मंडे को 8 बजे मॉर्निंग में आप इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आप तैयार रहना, और आप सोए रह गए, तो व्हाट वुड हैपन, मोहन लेट द जॉब ऑफर स्लिप थ्रू हिज फिंगर बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग इन टाइम। आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, आप यू डिडंट गेट अप एंड अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, राइट, सो यू लॉस्ट योर जॉब, राइट। सो आप इसको कह सकते हैं, जो लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर, मतलब किसी लापरवाही या देरी के कारण किसी जरूरी चीज को खो देना, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आया था, या चांस था, या कुछ ऐसे वैल्यूएबल था जो ये आपके कारण ही वो खत्म हो गया, तो आप ये कह सकते हैं, जो ये इट स्लिप थ्रू योर फिंगर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैश योर टीथ। गुस्से में चिड़चिड़ा, मतलब क्रोध या पीड़ा व्यक्त करना, या गुस्से या दुख में दांत पीसना। अब जैसे जाहिर सी बात है, कोई कोई बंदा गुस्सा में होता है तो दांत ही पीसता है, राइट। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ही gnashed his teeth in anger when he heard the unfair decision। अब मैं बता रहा हूं, कोई आप कोर्ट से, या फिर आप अपने पंचायत से, राइट, कोई डिसीजन की उम्मीद लगाए थे, एंड ऑफ कोर्स यू आर राइट, आप सही थे, लेकिन अनफेयर डिसीजन आ गया, तो आप क्या करोगे, यू विल gnashed योर टीथ इन एंगर व्हेन यू हर्ड द अनफेयर डिसीजन, राइट। तो gnash योर टीथ मतलब गुस्से प्रकट करना, फ्रस्ट्रेशन या ग्रीफ प्रकट करना, राइट। तो इसको हम कहते हैं क्रोध या पीड़ा व्यक्त करना, गुस्से में दांत पीसना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट अराउंड द बुश। अब भैया आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो क्या करता है, इधर उधर की बातें करेगा, सीधी बात नहीं करके घुमा फिरा के बात करेगा। उसको ये पूछोगे, जो कितने मार्क्स आए तुम्हारे एसएससी एग्जाम में, या कितने मार्क्स आए तुम्हारे एनडीए एग्जाम में, तो मान लेते हैं 60%, 70% जो भी आया, ही विल नॉट टेल यू यस 60% और 70%, जस्ट ही विल से, अरे इंग्लिश इजी था, या इंग्लिश डिफिकल्ट था, रीजनिंग तो मैंने बना दिया, ये हुआ वो हुआ, लाइट कट गई थी, राइट, पावर नहीं था, फैन नहीं चल रहा था, इसलिए मैं बना नहीं पाया, राइट। ही विल जस्ट बीट अराउंड द बुश, राइट, ही विल नॉट कम टू द पॉइंट। तो इसका यही कह सकते हैं, टू अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट और अनक्लियर वे इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू द पॉइंट। ये टू द पॉइंट बात नहीं करके इधर उधर राउंड अबाउट घुमा फिरा के बात करेगा, राइट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। अब आप एक दिन क्लास में नहीं गए, और आप अपने फ्रेंड से पूछे, यार क्या हुआ बताओ, कल कुछ घटना हो गई, मान लेते हैं क्लास में, तो वो कुछ बता नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी रियली व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मुझे बताओ, इधर उधर की बातें ना करो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्िलीज हिल्स। एक्िलीज हिल्स, अब ये एक बंदा है एक्िलीज, वो ग्रीक मैथोलॉजी होता है, ग्रीक, वहां वो बहुत ही बड़ा वॉरियर था, वो इनविंसिबल था, मतलब वो पराजय हो ही नहीं सकता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, हिल उनकी कमजोरी थी, राइट। तो इसीलिए इसी सब से एक्िलीज हिल से ये बना है, जो मान लेते हैं
कोई सब कुछ सही है, राइट, लेकिन बीच में कमजोर कड़ी है। तो हम कह सकते हैं जो ये एक्लिज हिल्स है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, सपोज आप ग्रेट एथलीट हो, मान लेते हैं आप बहुत बड़े क्रिकेटर हो और बहुत बड़े फुटबॉलर हो या बहुत बड़े टीचर ही हो, लेकिन आपके पर्सनैलिटी में एक प्रॉब्लम्स है, ड्रॉबैक है, और वो है आपका टेम्पर। आप गुस्से हो जाते हो बहुत जल्दी, राइट। तो ये आपकी एक ऐसी कमजोरी है जो आप अच्छे इंसान हो लेकिन फिर भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये टेम्पर जो है आपका वो एक्लीज हिल्स हो जाएगा। जैसे कि ही इज अ ग्रेट एथलीट बट हिज टेम्पर इज हिज एक्लीज हिल, राइट। ये बहुत बड़ा एथलीट है लेकिन उसका गुस्सा जो है उसकी कमजोरी है। तो आप जब जहां भी कमजोरी चीज आएगा कोई चीज में, सब कुछ अच्छा है लेकिन ये दाग लगा हुआ है, तो ये एक्लिज झील हो गया ये इस पर्सनैलिटी का, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब ये मेक एन एश आउट ऑफ, ये आपका इडियम्स है, राइट। अब ये किसी को बेवकूफ बनाना या मूर्ख साबित करना। एश मतलब गधा होता है, राइट। टू मेक समवन लुक फुलिश और embarrass them often because of something silly, careless, wrong they did। अब कोई बंदा गलती किया और आप उसको बेवकूफ बना रहे हो, किसी की बेइज्जती कर रहे हो, राइट, खासकर वो खुद की गलती से शर्मिंदा हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो, मेक एन एश आउट ऑफ। जैसे कि ही मेड एन एश आउट ऑफ हिमसेल्फ बाय ट्राइंग टू सिंग एट द पार्टी व्हाइल ड्रंक। आप ऐसे समझो, जो बहुत बड़ा पार्टी है आपने ऑर्गेनाइज किया है, राइट, और आपके फ्रेंड एक हैं जो बहुत ही अच्छा है, उनके बारे में सब अच्छा, उनको अच्छा सब मानता है, राइट, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा पी लिया और पार्टी में गाने लगा जो कि जीवन में कभी ना गाया हो। तो आप समझ ही सकते हो उसका वॉइस क्या होगा, और वो पार्टी में झूम के गाने लगा। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही मेड एन एस आउट ऑफ हिमसेल्फ बाय ट्राइंग टू सिंग एट द पार्टी व्हाइल ड्रंक। जब वो पिए हुआ था और गाने लगा तो वो क्या कर रहा है, लोग हंस रहे हैं उस पे, लोग उसको मूर्ख समझ रहे हैं या उसकी बेइज्जती हो रही है, तो वो अपने आप को ही बेइज्जती करवा रहा है, क्या करके, गाना गा के। कहाँ, पार्टी में, कब, जब पिए हुआ था शराब, राइट। नाउ गो फॉर अ सॉन्ग सोल्ड, गो फॉर अ सॉन्ग सोल्ड, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो बहुत सस्ते में कोई चीज बिक जाए या किसी चीज की वैल्यूएबल चीज हो लेकिन उसका कीमत बहुत ज्यादा हो लेकिन कम चीज में ही आप बेच दो, तो उसको क्या कहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, जो विंटेज वॉच, मतलब जो विंटेज वॉच है उसका मूल्य बहुत ज्यादा हो सकता था लेकिन ऑक्शन में गया, बट द विंटेज वॉच वेंट फॉर अ सॉन्ग एट द ऑक्शन, द बायर गॉट अ ग्रेट डील। मतलब इसका मतलब ये हुआ जो बहुत ही कम प्राइस पे, मच चीपर देन इट रियली वर्थ, जो जितना कोई किसी चीज का उचित दाम था उससे कम दामों पे बिक गया, तो इट वेंट फॉर अ सॉन्ग सोल्ड, राइट, इट वेंट फॉर अ सॉन्ग। द विंटेज वॉच वेंट फॉर अ सॉन्ग एट द ऑक्शन, द बायर गॉट अ ग्रेट डील। जो खरीदने वाला था उसको ग्रेट डील मिला, भाई सस्ते में मिल गया। तो हम कह सकते हैं गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग मीन्स कोई कीमती चीज कम दाम में बिक जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, गो फॉर अ सॉन्ग। अब नेक्स्ट है कीप अंडर वंस हैट। अब कोई चीज है और आपने उसको हैट के अंदर छुपा लिया, तो जाहिर सी बात है जो किसी आप राज को छुपा रहे हो, किसी सीक्रेट को छुपा रहे हो, राइट। तो कोई कीप अंडर वंस हैट, इसका मतलब हुआ जो कोई चीज को आप छुपा रहे हो, कॉन्फिडेंशियल चीज है उसको आप छुपा रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो, कॉन्फिडेंशियल कोई चीज को रख रहे हो और किसी को नहीं बता रहे हो। जैसे कि आई टेल यू व्हाट रियली हैपेंड बट कीप इट अंडर योर हैट। अब मान लेते हैं जो किसी के साथ कुछ हो गया, राइट, और आपका फ्रेंड जो है, आप आपका फ्रेंड किसी और को ये कह रहा है जो मैं क्या हुआ उसके साथ वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको क्या रखना है, तुम क्या रखोगे, यू विल कीप इट अंडर योर हैट, मतलब उसको कॉन्फिडेंशियल रखोगे, किसी को बताओगे नहीं, राइट। तो कोई चीज को अंडर
वंस हैट रखा जाए, कीप अंडर वंस हैट मतलब किसी चीज को आप कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो, राज छुपा रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, गुप्त रख रहे हो। बच्चों, यदि ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ जो वेदर यू लाइक इट, इफ नॉट नो प्रॉब्लम, आप अपनी बात को रखें, हम लोग उस पर काम करेंगे, राइट। दूसरी बात, यू मस्ट शेयर अमंग योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और शेयरिंग इज केयरिंग मीन्स व्हाट, मीन्स कि उनको भी फायदा हो जाए। अब ये 1500 इडियम्स चल रहा है, राइट। आप ये मैं अगले 30 लेक्चर में ये खत्म कर दूंगा। 1500 लेक्चर मतलब ये पोर्शन आपका खत्म हो गया। ये ऐसे 1500 इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, राइट। तो उसको आप जरूर शेयर करें और इससे फायदा होगा। गेट ऑन द नर्व, राइट। अब कोई चीज से बहुत ज्यादा झुंझलाहट पैदा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोई चीज किसी को आप इरिटेट कर रहे हो, अननॉय कर रहे हो, अननॉय मतलब झुंझ मतलब परेशान कर रहे हो, स्पेशली रिपीटेडली ओवर टाइम, राइट। जैसे कि हिज कॉन्स्टेंट हमिंग इज रियली गेटिंग ऑन माई नर्व्स, लाइक किसी का बुदबुदाना, राइट, ये आपको परेशान कर रहा है, या किसी का बिहेवियर आपको परेशान कर रहा है जो बिहेवियर अच्छा ना हो, राइट। तो आप क्या कहोगे, हिज बैड बिहेवियर इज रियली गेटिंग ऑन माई नर्व्स। ऑन माई नर्व्स मीन्स आप परेशान हो रहे हो, राइट। तो किसी को चिढ़ाना या परेशान करना, इसको हम क्या कहते हैं, गेट ऑन द नर्व, बहुत झुंझलाहट पैदा करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, टू मेक अमेंड मीन्स सुधार करना, ये बहुत ही अच्छी, अमेंडमेंट आपने नाम सुना होगा एक शब्द का। तो कोई चीज है उसमें आप सुधार कर रहे हो, कोई जैसे संविधान में कोई आर्टिकल है तो उसमें अमेंड किया जाता है, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, राइट। तो टू मेक अमेंड मतलब गलती सुधार करना, राइट, या माफी मांग करके, अच्छा व्यवहार करके नुकसान की भरपाई भरपाई करना। अब जैसे ही अपोलोजाइज्ड एंड ट्राई टू मेक अमेंड बाय हेल्पिंग हर विद हर वर्क। अब कोई कपल है, वाइफ एंड हस्बैंड, राइट, और वो जाहिर सी बात है जो परेशान मर्द ही होगा, तो उन्होंने क्या किया, ही अपोलोजाइज्ड, उन्होंने माफी मांगा, एंड ट्राई टू मेक अमेंड, गलती सुधारने की कोशिश किया, बाय किससे, हेल्पिंग हर विद हर वर्क, उसके काम में उसको हेल्प करके वो कोशिश किया जो वो गलती सुधार करे, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम लोग 15 पे आगे हैं, राइट। टू गो टू समबडी हेड, राइट। अब कोई चीज है, टू गो टू समबडी हेड, कोई चीज है, आप उसको ऐसे समझो, पहले मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। जो किसी के सिर पर कोई चीज चढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो घमंडी हो जाता है। जैसे कि आप बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा आप पैसे कमा लिए, आप वेदर यू आर इन टाउन और वेदर यू आर इन विलेज, राइट। आप देखते हो किसी व्यक्ति को अचानक वो धनी होने लगता है तो वो थोड़ा सा घमंडी होने लगता है, खुद को बड़ा समझने लगता है। या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखोगे, जो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा उनको कोई सब्जेक्ट पे पकड़ होती है तो वो अपने आप को बड़ा समझता है अमंग हिज फ्रेंड्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उस वो चीज उसके हेड में गया है, राइट। लाइक मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, ऑल द फेम हैज गॉन टू हिज हेड, ही इज नॉट एज हम्बल एज ही यूज्ड टू बी। ये जो उनको फेम मिला है, राइट, अचानक मान लीजिए आप सिंगर हो और अचानक आप वायरल हो गए और आपको सफलता होने लगी, राइट, और आप घमंड हो गए, यू बिकेम घमंडी, राइट। तो ये जो फेम है ना वो आपके सिर पर चढ़ गया है, हम कहते हैं ना कोई चीज सिर पर चढ़ जाना। तो ये पहले जैसा हम्बल नहीं रहा जैसे वो हुआ करता था। तो इसका मतलब फिर मैं बताता हूं, टू गो टू समबडी हेड्स मतलब कोई चीज किसी के सिर पर चढ़ जाना, और सिर पर चढ़ जाना मतलब घमंडी हो जाना, खुद को बड़ा समझना, बहुत ज्यादा वो हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है टू गो ऑफ द एयर, गो ऑफ द एयर, नो सी, ऑन एयर का आपने नाम सुना होगा, ऑन एयर। जैसे ये प्रोग्राम अब ऑन एयर होगा, जैसे कोई अमेजॉन पे या नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आ रहा है तो आप ये सुनते होंगे, ये जो ये ऑन एयर होने वाला है अगले 10 दिन में। तो ऑफ द एयर
मतलब अब वो खत्म हो जाना, अब प्रसारण बंद हो जाना, टीवी या रेडियो का कार्यक्रम खत्म हो जाना, ठीक है। अब जैसे कि द शो वेंट ऑफ द एयर आफ्टर एन सक्सेसफुल सीजन। अब मान लेते हैं जो 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 मिर्जापुर है, मान लेते हैं, तो ऑफ कोर्स सक्सेसफुल है, राइट। या फिर अमेजोन पे आप प्राइम देखते हो तो पंचायत, ठीक है। तो इनके दो तीन शायद आ गए हैं। अब मान लेते हैं जो अब बंद हो गया, सपोज, वैसे बंद नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, तो अब क्या कहोगे? द मूवी सीरीज went off the air after 3 successful season। ऐसे पंचायत सीरीज went off the air after 3 successful seasons, और सीरीज जो भी कह लो, राइट। तो गो ऑफ द एयर मतलब बंद हो जाना, प्रसारण बंद हो जाना, टेम्पररली हो या परमानेंटली हो। ऑन द एयर मतलब शुरुआत होना किसी कार्यक्रम का, ठीक है। नेक्स्ट है कीप एट बे। अब किसी चीज को आप दूर रखते हो, राइट, या नियंत्रण में रखना ताकि नुकसान ना हो। जैसे सी यूज्ड मेडिटेशन टू कीप स्ट्रेस एट बे ड्यूरिंग हर एग्जाम सीजन। अब आपको पता है आपके एसएससी आने वाले हैं नजदीक, और आप जाहिर सी बात है, जो यू विल बी ट्वेलिंग। ट्वेलिंग मीन्स बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। एट द सेम टाइम योर ब्रेन विल थिंक ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्यूचर। तो आप वरीड भी हो। तो यू नो व्हाट यू विल डू ड्यूरिंग द एग्जाम सीजन और एग्जाम टाइम। तो विल यू विल मेडिटेट, और यू मेडिटेट करोगे अपने स्ट्रेस को क्या करने के लिए? टू कीप स्ट्रेस एट बे। एट बे मीन्स दूर रखना, या कोई चीज को नियंत्रण में रखना ताकि आपको नुकसान ना हो। अब एग्जाम टाइम में आप चिंतित होने लगे, फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, मतलब अपना अपना नुकसान कर रहे हो, मीन्स यू आर नॉट कीपिंग योर स्ट्रेस एट बे ड्यूरिंग योर एग्जाम, मतलब आप अपने स्ट्रेस को दूर नहीं कर पा रहे हो। बट व्हेन यू डू द मेडिटेशन, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कीपिंग योर स्ट्रेस एट बे, राइट। अब नेक्स्ट जो है गेट द मैसेज, मतलब बात समझ में जाना। मान लेते हैं जो यू एंड योर गर्लफ्रेंड, आप सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है नहीं, आप कोशिश कर रहे हो जो ये गर्लफ्रेंड आपकी बन जाए, राइट। अब आप मैसेज मैसेज खेल रहे थे, बट हुआ क्या? व्हेन सी स्टॉप्ड रिप्लाइंग टू योर टेक्स्ट यू फाइनली गॉट द मैसेज। मतलब आप 1 महीना 1.5 महीना चला, मैसेज मैसेज चल रहा है, ठीक है। आप ये हो, राइट, और ये मैसेज मैसेज आप खेल रहे हो। लेकिन 1 महीना बाद क्या हुआ? ये आपके मैसेज को रिप्लाई करना बंद कर दिया। देन आप संकेत आप समझ गए, इशारे को समझ गए, जो नो शी इज नॉट गोइंग टू बी योर फ्रेंड, राइट। तो व्हेन योर गर्लफ्रेंड स्टॉप रिप्लाइंग योर मैसेज यू फाइनली गॉट द मैसेज दैट यहां कुछ दाल गलने वाली नहीं है। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न। अब इसका मतलब हुआ जो कोई काम करने में कोई कसर न छोड़ना, हर संभव प्रयास करना। भाई अब आपको मैं बताता हूं, जो सपोज अभी आईपीएल चल रहा है और आप बहुत बड़े वाले फैन हो आईपीएल के या क्रिकेट के। अब टीवी आपने बिल्कुल माहौल बनाया जो अब शाम में जाके अब बिल्कुल आराम से सोफा में बैठेंगे और आईपीएल देखेंगे। बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ आपके नियंत्रण में है, लेकिन आपका टीवी रिमोट नहीं मिल रहा है, राइट। देन व्हाट यू विल डू? ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न व्हाइल लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट टीवी रिमोट, इवन चेक द फ्रिज ट्वाइस। अब आप बिल्कुल अंदर से बेचैनी है, जो अब तो अरे आईपीएल हो गया होगा, 2 ओवर हो गया होगा, 3 ओवर्स हो गया होगा, राइट। अब टीवी रिमोट मिल ही नहीं रहा है। देन व्हाट यू आर डूइंग? आप बिल्कुल थक हार गए, and you left no stone unturned while looking for your TV remote। इवन आपको लगा जो क्या पता फ्रिज से सॉफ्ट ड्रिंक लेने गए, वहीं तो छूट नहीं गया, और आपने पूरे घर की तो तलाशी ले ही ली, इवन आपने फ्रिज को भी चेक कर लिया, राइट। तो यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब आप कोई कसर नहीं छोड़े। अब इसको थोड़ा अलग एग्जाम में या अलग तरह से एग्जाम्पल सेट करते हैं। जो आपको 2025 में एग्जाम लेना ही लेना है, सॉरी जॉब लेना ही लेना है, व्हाट यू नीड टू डू? यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न इन योर प्रिपरेशन। आप अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ोगे, राइट। तभी जाके आपका
सिलेक्शन होगा। तो हर संभव प्रयास करना। अब नेक्स्ट जो है हम लोग 20 पे आ गए हैं। गेट somebody a रिंग, किसी को फोन करना, ये तो इजी है, किसी को कॉल करना, ठीक है। जैसे कि आई विल गिव यू अ रिंग टुमारो टू कंफर्म द मीटिंग। अब जैसे कि आपका मीटिंग आपके बॉस के साथ है कल, तो आपका बॉस क्या कह रहा है, डोंट वरी आई विल गिव यू अ रिंग टुमारो टू कंफर्म द मीटिंग। कल मीटिंग होगी या नहीं मैं तुम्हें बता दूंगा, किसी को आपको फोन कर दूंगा। तो गेट समबडी अ रिंग, ये इजी है। नेक्स्ट है जो हाँ, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, अब दोनों तरफ का फायदा उठाना, दो अलग अलग चीजों के अच्छे पहलुओं का एक साथ आनंद लेना। अब मैं बताता हूं नौसी। अब जैसे कि ड्यूरिंग कोविड टाइम बहुत सारे लोग घर से ही काम कर रहे थे, राइट। तो इसको चलो हम फिट करते हैं इस मुहावरे को इस कंडीशन कॉन्टेक्स्ट में। वर्किंग फ्रॉम होम गिव्स मी द बोथ वर्ल्ड्स, आई कैन अर्न मनी, स्पेंड टाइम विद फैमिली। अब इसका क्या है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अब दो दुनिया है और दोनों दुनिया में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आपको मिल रहा है। अब आप सपोज कोविड के टाइम में आप घर से ही ऑफिस का काम अटेंड कर रहे थे, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड दैट वर्किंग फ्रॉम होम गेव यू द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स। यू कुड अर्न मनी एंड यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। आप घर से काम करने का फायदा ये हुआ जो आपको दोनों तरफ का फायदा मिला, एक तो आप पैसे कमा गए और दूसरा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर गए। मान लेते हैं जो आपने पिज्जा और बर्गर दोनों ऑर्डर किया है, शी ऑर्डर्ड हाफ पिज्जा एंड हाफ बर्गर इन वन डिश, ट्रूली लिविंग विद द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा ऑफर आया होगा जो बोला होगा हाँ भाई एक डिश है उसमें आप पिज्जा भी ऑर्डर कर सकते हो और बर्गर भी ऑर्डर कर सकते हो, तो आप पिज्जा भी कर लिया बर्गर भी कर लिया, मतलब आप दोनों चीज का फायदा उठा रहे हो, दोनों चीज का आनंद ले रहे हो। तो जब दोनों चीज का आप आनंद ले रहे हो तो उसको आप कहोगे बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, दो अलग अलग चीजों के अच्छे पहलुओं का एक साथ आनंद लेना या दोनों तरफ का फायदा उठाना, राइट। नेक्स्ट जो है बॉल इन योर कोर्ट, राइट। अब जो है भैया ये अब जिम्मेदारी या बॉल इन योर कोर्ट, जब मैं कहूंगा जो नौसी द कंडीशन हैज कम, लाइक कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब जो जिम्मेदारी है या फैसला लेना है तुम्हारे हाथ में, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन टू फिक्स आवर फ्रेंडशिप, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मान लेते हैं आपकी डार्लिंग है, डार्लिंग मीन्स योर गर्लफ्रेंड, राइट। अब दोनों में क्या हो गया, फ्रेंडशिप में दरारें आने लगी, तो ये है बॉय और ये है गर्ल, राइट। तो इन्होंने सब कुछ किया इस फ्रेंडशिप को बचाने के लिए, लेकिन बात बन नहीं रही है। तो अब ये जो बंदा है इस बंदी को ये कह रहा है जो आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन फिक्स्ड आवर फ्रेंडशिप बट नथिंग कुड इम्प्रूव्ड, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब भैया जिम्मेदारी जो है तुम्हारे हाथ में लेने, जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, अब तुम ही कुछ करो, अब तुम्हें तुम्हारी ही बारी है कुछ करने की, हमसे तो हुआ नहीं, अब तुम कर लो। तो इसका मतलब जब कोई फैसला जिम्मेदारी आपके हाथ आ जाए तो आप ये कहोगे द बॉल इज इन माई कोर्ट एंड आई विल टेक द अप्रोप्रिएट एंड एप्ट डिसीजन, राइट। नेक्स्ट 23 में कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स होता है जो आज का काम यही खत्म कर देना, किसी काम को विराम देना, राइट। कोई काम चल रहा है, अब मान लिया जाए आपने 4 घंटे लगातार मैथ्स पढ़ लिए, तो आप क्या कहोगे, नाउ आई हैव स्टडीड मैथ्स फॉर 4 आवर्स, नाउ आई विल कॉल इट अ डे। अब मैं उसको विराम दूंगा, ठीक है। कोई चीज को आप कोई काम को यहीं खत्म कर देते हो तो आप उसको कहते हो कॉल इट अ डे। जैसे कि वी हैव बीन पेंटिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग, लेट्स कॉल इट अ डे। अब मान लेते हैं आप अपने घर की पुताई कर रहे हो, सुबह से ही कर रहे हो, अब उसको कॉल, अब मान लेते हैं जो आपने सुबह से ही मूवी देखना स्टार्ट किया, सीरीज कोई सा, तो आप क्या कहोगे, आई हैव बीन वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग, नाउ लेट्स कॉल इट अ डे। अब तो विराम दो भैया, ठीक है। तो कोई चीज को खत्म कर रहे हो, कोई चीज को आप यहीं रोक रहे हो, तो कॉल इट अ डे, क्या होगा, कॉल इट अ डे। नेक्स्ट, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, राइट।
गलत दिशा में कोशिश करना, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब जो है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ये इडियम्स है, अब ऐसे ही समझ लो ना, जो आपको कोई कोई अलग काम करना है लेकिन आप कुछ और करने लगे, तो आपको एसएससी क्लियर करना है, आपको सीडीएस क्लियर करना है, आपको एनडीए क्लियर करना है, ठीक। और आप पढ़ने लगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि आपको ये अच्छा लगने लगा, आपका टारगेट था गवर्नमेंट जॉब में आने का, और आप पढ़ने लगे एमबीए की पढ़ाई। तो व्हाट यू आर डूइंग, आपके फ्रेंड देखेंगे तो कहेंगे हे व्हाई यू आर स्टडिंग द एचआरएम, यू आर जस्ट बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यू नीड टू स्टडी द रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जीएस, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो किसी बात को लेकर के गलतफहमी में होना या गलत दिशा में काम करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, he blamed Wi-Fi for his low marks, totally barking up the wrong tree, it was his laziness all along। अब जो है किसी एग्जाम में कम मार्क्स आए, राइट, तो ही ब्लेम्ड, वाईफाई को ब्लेम किया, जो वाईफाई चल नहीं रहा था, नहीं तो मैं इतना अटेम्प्ट कर लेता। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इट वाज हिज लेजीनेस ऑल अलोंग, ठीक है। तो गलत दिशा में कोशिश करना, टू मेक अ रॉन्ग एजम्पशन और परस्यू द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन, कोई परस्यू आप कर रहे हो गलत दिशा में, राइट, रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब नेक्स्ट है टू लेट समवन ऑफ, टू लेट समवन ऑफ, किसी को माफ कर देना, राइट, किसी को क्या कर देना। अब ये लैपटॉप की टू लेट समवन ऑफ मीन्स किसी को माफ कर देना या किसी को बिना सजा दिए छोड़ देना, उसको क्या कहते हैं, टू लेट समवन ऑफ। टू लेट समवन ऑफ, किसी को सजा से माफ कर देना या किसी को बिना सजा दिए छोड़ देना। जैसे कि द टीचर लेट हिम ऑफ विद द वार्निंग ऑफ बीइंग लेट। अब आप क्लास में डेली लेट ही आ रहे हो, तो एक दिन टीचर ने कहा, वार्निंग दे दिया और आपको छोड़ दिया, ये कहा, जो द टीचर आपको कहा, द टीचर लेफ्ट यू, सॉरी, द टीचर लेट यू ऑफ विद वार्निंग ऑफ फॉर बीइंग लेट। या फिर आप ये कह सकते हो, कोई वाइफ हस्बैंड है और वाइफ हस्बैंड जो है वो भूल गया एनिवर्सरी डेट, मैरिज एनिवर्सरी डेट, तो उसको कहेंगे ही फॉरगॉट देयर एनिवर्सरी बट शी लेट हिम ऑफ मेनली बिकॉज ही ब्रॉट केक। अब इंतजार कर रही थी वाइफ, राइट, जो अब आएंगे आएंगे जहां से भी, चाहे काम करके और जो भी हो, राइट, जो अच्छे से हम करेंगे, लेकिन वो फॉरगेट, वो हस्बैंड जो है वो बिल्कुल फॉरगेट, ही फॉरगॉट हिज एनिवर्सरी। अब रात के 9 बज रहे हैं और वो घर आया, लेकिन आते समय उनको याद आया, अरे आज तो एनिवर्सरी था, तो उन्होंने केक लाया, राइट। तो वाइफ को तो गुस्सा आया ही होगा, बट उन्होंने शी सॉ द केक, दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड, शी लेट हिम ऑफ, माफ कर दिया, मेनली बिकॉज, किस लिए, क्योंकि उन्होंने केक लाया था, राइट। तो लेट समवन ऑफ मतलब किसी को माफ करके आगे बढ़ जाना या किसी को माफ कर देना, इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग मीन्स क्या होगा, यह तो बिना बताए समझ में आ जाता है, या ये जो यह साफ और जाहिर सी बात है, इट गोज विदाउट सेइंग, जैसे कि इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू शुड रिस्पेक्टफुल फॉर योर टू योर एल्डर्स। अब कोई कोई चीज क्या होता है ना, बताया नहीं जाता है, बिना बताए ही समझ में आ जाता है, राइट। तो जैसे कि आपको पता है, जो अपने इन आर कल्चर, बड़ों को, चाहे आप जहां जहां भी हो, whether you are from Tamil Nadu or whether you are from Delhi, हरियाणा और यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र, कहीं के भी हो, इन आर कल्चर बड़ों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, राइट। तो इसको इसमें फिट करते हैं, चलो, इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू शुड रिस्पेक्टफुल टू योर एल्डर्स, राइट। तो कोई चीज ऑब्वियस हो, क्लियर हो, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इट गोज विदाउट सेइंग। इट गोज विदाउट सेइंग दैट पिज्जा इज बेटर देन चीज। अब चीज अच्छा है या पिज्जा, इसमें बताने की बात है क्या, पिज्जा ही अच्छा होगा, तो इट गोज विदाउट सेइंग, जो चीज आपको ऐसे, इट गोज विदाउट सेइंग दैट मोहन इज बेटर देन सोहन, सोहन से, मोहन अच्छा है सोहन से, राइट। तो इस तरह से। नेक्स्ट है आउट ऑफ डेट, आपको पता है कोई पुराना पड़ जाता है कोई चीज,
या उपयोगी नहीं रहता है, प्रासंगिक नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ डेट, नो लॉन्गर यूज। अब ना वो चीज नो लॉन्गर यूजफुल है, या नो फैशनेबल, या वैलिड है, या ओल्ड फैशन है, या एक्सपायर्ड कर गया है, राइट। जैसे द कंप्यूटर इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेट, इट स्टिल यूजेस फ्लॉपी डिस्क। अब ऐसा कंप्यूटर है, ये एक तो ये मान लेते हैं आपके, मेरे पास मान लेते हैं जो एक कंप्यूटर है जो अभी भी फ्लॉपी डिस्क यूज कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा दिस कंप्यूटर इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेट। मान लेते हैं अभी नोकिया नोकिया का एक फोन आता था, आपको याद ही होगा, 1100 रुपये में देता था, राइट। अब कोई अभी यूज कर रहा हो तो हम क्या कहेंगे, हे दिस नोकिया फोन इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेट, व्हाई यू आर स्टिल, व्हाई डू यू स्टिल यूज, व्हाई यू आर यूजिंग इट, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, राइट। तो पुराना पड़ जाना, आउट ऑफ डेट हो जाना, उसको हम कहते हैं जो आउट ऑफ सॉरी उपयोगी ना हो। इन ब्लैक एंड व्हाइट, कोई चीज लिखित रूप में, किसी चीज को स्पष्ट और साफ प्रमाण होना, राइट। जैसे कि द एग्रीमेंट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, यू साइंड इट, राइट। जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल लिखित रूप में है, जिस जो आपने साइन किया है वो बिल्कुल लिखित रूप में है, नो नीड टू वरी, राइट, समथिंग रिटेन और प्रिंटेड क्लियरली। आई वॉन्ट योर एश्योरेंस इन ब्लैक एंड व्हाइट, आप जो मुझे एश्योरेंस दे रहे हो, राइट, उसको मैं लिखित रूप में चाहता हूं, मुंह से मैं नहीं समझूंगा। मतलब आई कैन नॉट बिलीव योर वर्ड्स। सपोज आपके कोई फ्रेंड्स है जो आपको 2-3 बार आपका पैसा रिटर्न नहीं किया है, फिर मांगने आ गया, तो आप उसको क्या कहोगे, हे व्हाट यू आर टेलिंग, आई कैन नॉट, मैं विश्वास ही नहीं करता। तो मुझे लिख के दो, जो कि एक प्रमाण रहेगा किसी को दिखाने के लिए, ठीक है। टू नॉट हैव अ क्लू, टू हैव नो आइडिया और अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग। अब कोई चीज का आपके पास कोई क्लू नहीं है, मतलब कोई अंदाजा नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आई डोंट हैव अ क्लू, कोई अंदाजा नहीं है। जैसे कि आई डिडंट हैव अ क्लू हाउ टू फिक्स प्रिंटर, अब सो आई जस्ट रीस्टार्टेड एंड होप्ड फॉर द बेस्ट। अब मान लेते हैं जो आपके पास एक प्रिंटर है जो खराब हो गया है, अब वो काम नहीं कर रहा है, और काम नहीं कर रहा है, और आप यू डोंट नो एनीथिंग एबीसी ऑफ द प्रिंटर, और ये खराब हो गया, तो आप क्या कहोगे, आई डिडंट हैव अ क्लू, आई डोंट हैव अ क्लू अबाउट हाउ टू फिक्स द प्रिंटर। हाउ टू फिक्स द प्रिंटर मतलब उसको ठीक कैसे किया जाए, तो आप क्या किए, जस्ट उसको रिस्टार्ट कर दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगे जो भाई अगला प्रिंट आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग 30 पे पहुंच गए हैं। टू हैव एट वंस फिंगर टिप, बिल्कुल उंगलियों पे होना, बिल्कुल पूरी जानकारी होना और उसे तुरंत बता देना, जो कोई चीज आपके फिंगर टिप पे हो, तो मतलब इजी हो, कोई टू हैव इजी एंड क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज और रिसोर्सेज, टू बी वेरी फैमिलियर विद समथिंग। जैसे कि मैं बताता हूं, आप मान लेते हैं जो ताजमहल आप देखने गए और वहां का जो गाइड है, तो ताजमहल के बारे में जो जानकारियां उनके फिंगर टिप पे है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, सी हैज ऑल द कंपनी स्टैट्स एट हर फिंगर टिप ड्यूरिंग द मीटिंग। अब एक मीटिंग था और उसमें जो एक एम्प्लॉय है उसको जो कंपनी का स्टैटिक्स है उसके फिंगर टिप पे है, तो हम उसको ये कहेंगे जो शी हैज ऑल द कंपनी स्टैट्स एट हर फिंगर टिप ड्यूरिंग द ताजमहल। व्हेन आई went to Taj Mahal, I hired a guide, and the all the information of the Taj Mahal was at guide's fingertip। ठीक है, तो कोई चीज को फिंगर टिप पे होना मतलब उंगलियों पे होना, उंगली पे होना मतलब इसका मतलब ही हो गया जो पूरी जानकारी है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट जो है, वंस एंड फॉर ऑल, एक बार और हमेशा के लिए, या अंतिम या निर्णायक रूप से, ठीक है। वंस एंड फॉर ऑल, इसको ध्यान से देखना, वंस एंड फॉर ऑल मतलब कोई चीज अंतिम रूप से और निर्णायक रूप से कोई चीज हो तो उसको वंस एंड फॉर ऑल कहते हैं। जैसे कि आई टोल्ड हिम वंस एंड फॉर ऑल टू स्टॉप बोरोइंग माई चार्जर विदाउट आस्किंग। अब आपके फ्रेंड से, आप हॉस्टल में रह रहे हो या कहीं रह रहे हो, दोनों एक ही रूम में रह रहे हो और ये आपका कोई सामान यूज कर रहा है, चलो टॉवेल यूज कर रहा है, तो आप तो इरिटेट होगे ही, तो आप उसको क्या कहोगे, आई I tell you once and for all to stop taking my towel without asking। मेरे से पूछे बिना मेरा टॉवेल यूज मत करो। तो एक बार और अंतिम रूप से आपने उसको कह दिया निर्णायक रूप से, इसके बाद वो बंदा यूज नहीं करेगा आपका टॉवेल विदाउट आपके परमिशन से, ठीक है। तो कोई चीज अंतिम और निर्णायक रूप से उसको हम क्या कहते हैं, वंस एंड फॉर ऑल। नेक्स्ट है इन अ बैड टेस्ट,
इन अ बैड टेस्ट मीन्स कोई चीज अशोभनीय हो, अच्छा नहीं हो, अभद्र हो या बुरा लगने वाला व्यवहार या बात हो। इन अ बैड टेस्ट, इन अ बैड टेस्ट, फिर मैं बता रहा हूं, कोई चीज अशोभनीय, अशोभनीय मतलब जो शोभा ना देता हो, जो अच्छा ना लगता हो, अभद्र हो या बुरा लगने वाली बात या जो भी बात ही हो। जैसे कि ही जोक अबाउट द एक्सीडेंट वाज रियली इन बैड टेस्ट। अब मान लेते हैं जो किसी का कार से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब कोई चीज, कोई थर्ड पर्सन उसको नरेट कर रहा है, तो वो जोक मार रहा है उसके ऊपर, तो ही जोक अबाउट द एक्सीडेंट वो इज रियली इन बैड टेस्ट। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, बेचारा एक तो एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद उसके बारे में जोक मार रहा है, तो इट इज इन बैड टेस्ट। आप समझ रहे हो कॉन्टेक्स्ट में कैसे बता रहा हूं, इन बैड टेस्ट मीन्स अशोभनीय है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट वंस कप ऑफ टी, ये तो बहुत ही इजी, आपने सुना होगा। या आपके रुचिकर के अनुसार ना होना, आपके मन मुताबिक ना होना, या आप कोई चीज को लाइक नहीं कर रहे हो, तो आप ये कहोगे, मान लेते हैं जो आपको ये कहा जाए जो टेनिस खेलो, ठीक है, बट आप खेल रहे हो फुटबॉल, तो आप क्या बोलोगे? और आपको कोई आपके फ्रेंड इनवाइट कर रहे हैं जो भाई आ जाओ, मतलब टेनिस खेलते हैं, तो आप क्या कहोगे? हे, आई डोंट नो हाउ टू प्ले टेनिस, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पसंद का चीज नहीं है, मेरे मन मुताबिक नहीं है, राइट। तो समथिंग दैट समवन डजंट लाइक और इज नॉट इंटरेस्टेड इन, आप कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो? नॉट कप ऑफ टी। लेकिन ये कहो जो फुटबॉल इज माई कप ऑफ टी, ये मेरा रुचिकर है, मेरा प्रिय है, मैं उसको पसंद करता हूं। टू हैव समथिंग इन ऑन द ब्रेन, अब लगातार किसी बारे में, किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो, तो ये आपके ब्रेन में है। टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, जैसे कि ही गॉट द वीडियो गेम ऑन द ब्रेन, ऑल इट इज ऑल ही टॉक्स अबाउट। अब मान लेते हैं जो हमेशा आप कोई चीज के बारे में बात कर रहे हो, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, या किसी चीज आपके दिमाग पे हमेशा रहता है, तो व्हाट इज दैट? इट इज इन योर ऑन योर ब्रेन, राइट। तो अब कई ऐसे लोग होते हैं जो जहां भी देखो, अब मान लेते हैं एक ग्रुप यहां था, एक ग्रुप यहां था और एक ग्रुप यहां है, ठीक। यहाँ 5 आदमी, यहाँ 10 आदमी, यहाँ 15 आदमी है, और एक जो आ रहा है मान लेते हैं एक्स, तो यहाँ वो गॉसिप, अब किसी और टॉपिक पे चल रहा है, लेकिन वो क्रिकेट के बारे में बात करने लगा, या फिर जो उनके रुचि के अनुसार है उसके बारे में बात करने लगा। अब ये ग्रुप खत्म हो गया, फिर ये जो है एक्स यहाँ गया, यहाँ भी वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है, सब परेशान हो गया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ गया, वो यहाँ भी क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये इसके दिमाग में है, क्रिकेट इज ऑन द ब्रेन, ऑन हिज ब्रेन, राइट। तो इसलिए जब कोई चीज आपके ब्रेन पे हमेशा छाए रहे, हमेशा दिमाग में रहे, तो उसको आप कह सकते हो ऑन द ब्रेन, टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, बहुत ज्यादा खुश होना, खुशी के मारे फूले न समाना। अब मैं बता रहा हूं, सी वॉज ऑन द क्लाउड नाइन आफ्टर गेटिंग हर ड्रीम जॉब। अब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी में आप चाह रहे हो जो आपको प्रिवेंटिव मिल जाए, ठीक है, या आप जो भी चाह रहे हो, इनकम टैक्स या जो भी चाह रहे हो, राइट। तो एंड यू गॉट इट, तो यू आर ऑन द क्लाउड नाइन आफ्टर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, आईएएस बन गए, तो अब खुशी के मारे फूले ना समाओगे, ठीक है। तो ऑन द क्लाउड नाइन मीन्स क्या होता है? टू एक्सट्रीमली हैप्पी और ओवरजॉयड, बहुत ही ज्यादा खुशी, आप खुश हो, ठीक। नेक्स्ट है टू हैव अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना, तनाव खत्म होने पर सुकून महसूस करना। अब मैं बता रहा हूं, आई हैव अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन आई फाउंड माई लॉस्ट वैलेट इन द कार। अब आपका वैलेट था, उसमें 20,000 रुपए, सारे डॉक्यूमेंट्स मीन्स कार्ड्स है आपके, आपका आईडी कार्ड है, आपका एटीएम है, आपका सब कुछ है, और आपके पॉकेट से गायब हो गया, मतलब खो गया। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। अब फाइनली आप परेशान हो, अब घर जाने लगे, गाड़ी में आप बैठे और आपको पता चला जो आपके सीट पे आपका वैलेट पड़ा हुआ है। तो what happened? You will have a sigh of relief when you found your lost wallet in your car, ठीक है। तो टू हैव अ sigh of relief मीन्स राहत की सांस लेना, तनाव खत्म होने पर अब आप बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो। आप सोच रहे थे एक तो पैसे पैसे गया, ऊपर से सारे नुकसान, ठीक है, लेकिन आपको मिल गया, तनाव था खत्म हो गया, आप सुकून महसूस कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? टू हैव अ sigh ऑफ रिलीफ। नेक्स्ट है ऑन द थिन आइस, ऑन द थिन आइस मीन्स खतरे में होना,
नाजुक स्थिति में होना, जरा नाजुक स्थिति में होना जहां जरा सी गलती से बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। ही इज ऑलरेडी लेट टू वर्क 3 times दिस वीक, ही इज ऑन द थिन ऑफ आइस विद हिज बॉस। अब सप्ताह में 5 दिन आप काम कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू वेंसडे आप ऑलरेडी लेट हो। अब थर्सडे को भी आप लेट हो सकते हो, या फिर थर्सडे को आपने एक ऐसा काम किया जो गलत हो गया, तो आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में बताओ। दैट मीन्स यू आर ऑन द थिन आइस विद योर बॉस। ठीक है, रात में आप मूवी देखने चले गए और आए 1 बजे सुबह, हाँ या रात में आए, अब आपके फादर जी आपका वेट कर रहे हैं, तो यू आर ऑन द थिन ऑफ द आइस विद योर डैड, विद योर फादर, पिटाई भी लग सकती है। ठीक है, तो खतरे में होना, नाजुक स्थिति में होना, जहां हाँ आप, अब आपके फादर पूछे भाई कहाँ गए थे, तो सही सही जवाब दे दिए, हो सकता है जो आप माफी मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो आप मुसीबत में हो सकते हैं, डंडा पड़ा हुआ था। 38, टू हिट द नेल ऑफ द हेड, सही बात पर उंगली रखना, बिल्कुल सटीक बात करना, जब अपॉर्चुनिटी है तो बिल्कुल टू द पॉइंट या सटीक होना। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। व्हेन शी सेड द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज हर पुअर कम्युनिकेशन, शी इज रियली हिट द नेल ऑन द हेड। अब उसको थोड़ा अलग से देखते हैं। टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और प्रॉब्लम एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली, टू से और डू समथिंग दैट इज प्रिसाइजली राइट। ना सी, कोई चीज के बारे में आप सही बात कर रहे हो, सटीक बात कर रहे हो, राइट, तो यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड, राइट। अब जैसे कि जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन, तो उस कमी को ये जो है वो पता कर ली, तो व्हाट शी डिड, शी रियली हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है टू मेकअप वंस माइंड, अब बिल्कुल आप फैसले कर लियो, मन बना लियो, आप डिसाइड कर लियो। ठीक, तो शी कुड नॉट मेक हर माइंड अबाउट व्हिच ड्रेस टू वेयर टू द पार्टी। अब आपको पता है जो सजने में या तैयार होने में कौन ज्यादा टाइम लेता है, राइट। अब पार्टी है 6 o'clock, स्टिल शी कुड नॉट मेक हर माइंड अबाउट व्हिच ड्रेस टू वेयर टू द पार्टी, अभी भी वो डिसाइड नहीं कर पा रही है जो पार्टी में कौन सा ड्रेस पहने, तो अभी तक फैसला नहीं कर, मतलब डोंट लगा हुआ है, कुड नॉट मेक हर माइंड। तब अब जब आप मेक योर माइंड अप, अब आपको क्या करना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, आप आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, यू मेड योर माइंड टू डू द बिजनेस फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, आप अगले साल से बिजनेस करने का सोच लिए हो, राइट। तो मेक अप योर, यू मेड अप योर माइंड, सॉरी यू मेड अप होगा योर माइंड टू डू बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो फैसला ले लिए, मन बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया जो हर काम में दखल देना, बहुत सारे काम को एक साथ शामिल करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू हैव फिंगर इन एवरी पाई। फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग इवेंट टू रनिंग अ ब्लॉग, सेलिंग कप केक, सी हैज अ फिंगर इन एवरी पाई। अब आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, आपके पापा के दुकान है वहां भी बैठ रहे हो, फिर दोस्त के साथ क्रिकेट भी खेलना है आपको, तो आप अपने व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रनिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम टू हेयर टू देयर, यू आर डूइंग ऑल वर्क्स, हर काम में, या यू नो कई कई उसको नेगेटिव सेंस में भी होता है, दखल देना भी होता है, कई 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 सेंस में क्या होता है जो एक साथ हर काम में शामिल हो रहे हो, राइट। तो यू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हर काम में दखल देना या फिर बहुत सारे काम में एक साथ शामिल होना, दोनों सेंस में यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू गिव द डेविल हिज ड्यू, जिसका जो हक है उसे दे देना चाहिए, चाहे वो पसंद हो या ना हो, जिससे आप सहमत ना हो फिर भी उसकी काबिलियत को मानना। ठीक है, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, जैसे कि आई डोंट लाइक हिज एटीट्यूड बट आई हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू, हिज ब्रिलियंट स्पीकर। ठीक है, अब मान लेते हैं जो ऐसा है, although somebody is not eligible but still
एक ग्रुप में शामिल है, राइट, आपका मन भी नहीं हो रहा है जो उसको कुछ दे, लेकिन एज देयर इज अ कंडीशन कि आपको शेयर करना ही पड़ेगा। तो यू नीड टू गिव द डेविल हिज ड्यू, यू नो, जिसका जो हक है उसे दे, जिसका जो हक है उस, चाहे वो यू नो जो भी हो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, जिसका जो हक है उसको आप दो, उसको शेयर, उसके साथ शेयर करो। बियर द पाम, इसका मतलब होता है विजय होना या प्रतियोगिता में जीत हासिल करना, राइट। आफ्टर मंथ्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग सी बोर्ड द पाम इन नेशनल स्पेलिंग बी। अब या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जो यू नो ओलंपिक है, राइट, और आप विजय हो गए, तो आप आफ्टर ईयर्स ऑफ इंटेंस हार्ड वर्क यू बोर्ड द पाम इन द ओलंपिक गेम, आप विजय हो गए या फिर कोई प्रतियोगिता में जीत लिए, राइट, तो उसको बियर द पाम कहते हैं, टू विन और टू बी विक्टोरियस स्पेशली इन अ कॉम्पिटिशन और चैलेंज। बियर द पाम मतलब विजय होना या जीत हासिल करना, ठीक। ना 43 है, राइज लाइक अ फोनिक्स। अब खाक से उठकर फिर से चमकना, किसी हार या मुश्किल के बाद और भी मजबूती से वापस आना। ये आपका इंडस्ट्री था, खत्म हो गया किसी कारण से, फिर आपने मेहनत किया, अब इतना बड़ा इंडस्ट्री बना लिया, ठीक। तो व्हाट यू डिड, यू रोज लाइक अ फोनिक्स, खाक से उठकर यू नो बहुत विजय प्राप्त कर लेना। जैसे कि आफ्टर लूजिंग हिज जॉब एंड स्ट्रगलिंग फॉर मंथ्स ही रोज लाइक अ फोनिक्स विद अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ हिज ओन। अब आपका अच्छा खासा चल रहा था, क्या, जॉब, कोविड ने आपका जॉब खा लिया, अब घर पे आपने स्टार्टअप शुरू किया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो यू रोज लाइक अ फोनिक्स, यू रोज लाइक अ फोनिक्स, ठीक। तो खाक से उठकर फिर से चमकना या विजय होना। नेक्स्ट है अ डैम स्क्यूब। अ डैम स्क्यूब मींस कोई ऐसा काम जो उत्साहवर्धक लग रहा हो लेकिन बाद में असफल हो जाता हो, बड़ी उम्मीदों के साथ कुछ भी फीका या असफल साबित होना। जैसे कि एवरीवन हाइप्ड अप द ग्रैंड फिनाले बट इट टर्न आउट टू बी अ डैम स्क्यूब। अब जैसे कि कोई चीज, कोई ग्रैंड फिनाले कोई टीवी प्रोग्राम का है, बिल्कुल हाइप है, हर जगह प्रचार चल रहा है, हर जगह एडवर्टीजमेंट है, अरे ये सिंगिंग इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले है, ग्रैंड फिनाले है, और वो सक्सेसफुल हुआ नहीं, ये टीआरपी उसका बहुत कम चला गया, तो वो क्या हो गया, इट बिकेम डैम स्क्यूब। मतलब समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्साइटिंग एंड इंप्रेसिव, कोई ऐसा चीज जिसके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जाता था जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा, इंप्रेसिव होगा, बट क्या हुआ, डिसअपॉइंट हो गया, फेल्योर हो गया, तो ये आप उसको क्या कहोगे, अ डैम स्क्यूब, अ डैम स्क्यूब, राइट। नेक्स्ट है मेक वंस फ्लेश क्रीप। अब रोंगटे खड़े कर देना, मेक वंस फ्लेश क्रीप, डर या घिन के कारण शरीर में सिहरन पैदा होना। अब आप मूवी देख रहे हो, एक मूवी है छोरी, राइट, क्या है, छोरी, आप उस मूवी को देखना, ठीक ठाक डर लगेगा आपको। तो व्हेन आई द हॉरर मूवी वाज सो स्पूकी इट मेड माय फ्लेश क्रीप, इतना डरावना था जो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, आप बिल्कुल डर गए। तो मेक वंस फ्लेश क्रीप, इसका मतलब क्या हुआ, रोंगटे खड़े कर देना या शरीर में सिहरन, डर के कारण सिहरन पैदा कर देना। टू रैंगल ओवर एन एश शैडो, तुच्छ बात पर झगड़ना, बिल्कुल बेकार या मामूली बात पर बहस करना, ठीक है। जैसे कि द स्पेंट एन आवर आर्ग्यूइंग अबाउट हु शुड होल्ड द रिमोट, इट वाज लाइक अ रैंगलिंग ओवर द एश शैडो। अब कोई ऐसे चीज पे आर्ग्यू करना या फाइट करना जो बहुत ही ज्यादा ट्रिवियल हो या अनइम्पोर्टेंट हो। अब मान लेते हैं जो ये पेन किसका है, एक पेन मिला और किसका है, अब ये पेन 2 रुपीज का है, यूज एंड थ्रो वाला, और 3-4 फ्रेंड्स लड़ रहे हैं, नहीं अरे इसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट रैंगलिंग ओवर एन एश शैडो, बिल्कुल बेकार की बात पे, तुच्छ बात पे आप बहस कर रहे हो, ठीक, टाइम जाया कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, रैंगल ओवर एन एश शैडो। अब है टू एक्सेप्ट द गंटलेट, इसका मतलब हुआ चुनौती स्वीकार करना या फिर हिम्मत या कौशल की परीक्षा देने के लिए तैयार होना। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, राइट, इसका मतलब क्या हो गया, कोई चैलेंजेज आया और आप उसको स्वीकार कर लिया। व्हेन द राइवल स्कूल चैलेंज देम टू अ क्विज कॉन्टेस्ट दे प्राउडली एक्सेप्टेड द गंटलेट, राइट। मतलब अब जैसे कि
आपके दो फ्रेंड हैं, यू आर टू फ्रेंड्स, और उन्होंने आपको चुनौती दिया जो भैया चलो अंताक्षरी कर लें, जीतते कौन है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, चलो देखते हैं कौन जीतता है। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज स्पेशली वन इन्वॉल्विंग अ टेस्ट ऑफ करेज, स्किल और डिटर्मिनेशन, ऐसा चैलेंज जो आपके करेज को, स्किल को और डिटर्मिनेशन को इन्वॉल्व करता हो और उसमें उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, यू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। ठीक है, नेक्स्ट है द थिन एंड ऑफ द वेज। इसका मतलब ये हो गया जो छोटी शुरुआत जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है, द थिन एंड ऑफ द वेज, वेज राइट। जैसे कि लेटिंग स्टूडेंट सबमिट होमवर्क लेट माइट बी ए थिन एंड ऑफ द वेज, सून नो वन विल मीट डेडलाइन। अब ऐसा चीज जैसे स्मॉल और माइनर चेंज दैट सीम्स हार्मलेस, एक ऐसा चीज जो छोटी है लेकिन यू नो बाद में परेशानी हो सकती है, तो द थिन एज ऑफ द वेज। ठीक है, लाइक ही स्टार्टेड बाय जस्ट बोरोइंग वन फ्रेंच फ्राई, नाउ ही ईट्स हाफ द मील, क्लासिक थिन एंड। ये आप इसको ऐसे याद रखो ना, जो थिन द थिन एंड ऑफ द वेज मतलब छोटी शुरुआत जो आगे चलकर समस्या बन सकती है, स्मॉल और माइनर चेंज दैट सीम्स हार्मलेस, जो छोटी या बहुत माइनर चेंज हो, परिवर्तन हो जो हार्मलेस लग रहा हो, नुकसानदायक नहीं है एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में, बट कुड लीड टू समथिंग मच बिगर और पॉसिबली अनडिजायरेबल, जो बाद में ऐसा बन जाए जो आपको पसंद ना हो, उसको हम द थिन एज ऑफ द वेज कहते हैं। ठीक है, हरक्यूलियन टास्क, बहुत ही कठिन काम या ऐसा काम जिसमें असाधारण मेहनत और ताकत लगे, बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि कोई आदमी है, उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज किया और 200 लोगों को इनवाइट कर लिया। ठीक है, अब पार्टी के बाद उसको पूरे हाउस को या जो भी हॉल है उसको खुद क्लीन करना है, और उन्होंने कभी क्लीनिंग वर्क किया नहीं है, लेकिन अब उसका जो कंडीशन ऐसा जो उसी को क्लीन करना है, तो क्लीनिंग द एंटायर हाउस आफ्टर द पार्टी वाज अ हरक्यूलियन टास्क, मतलब पूरे हॉल या पूरे घर की सफाई करना पार्टी के बाद उसके लिए बहुत ही मुश्किल या कठिन कार्य है। तो हरक्यूलियन टास्क मीन्स मुश्किल या कठिन कार्य। ठीक, लास्ट है गाइज इन अ जिफी, इन अ जिफी मीन्स वेरी क्विकली, बहुत ही शॉर्ट अमाउंट टाइम में, ये झटपट या बहुत ही कम समय में। जैसे कि अब आईपीएल चल रहा है, पावर कट है, आपने क्या किया, जनरेटर स्टार्ट, अब आपको क्या करना है, पावर कट हो गया, आईपीएल चल रहा है, पावर कट हो गया, आप अपने फ्रेंड को कहोगे गो रन एंड जस्ट स्टार्ट द जनरेटर इन अ जिफी, मतलब तुरंत जाओ और जनरेटर स्टार्ट करो, झटपट जाओ और स्टार्ट करो। तो बच्चों इस तरह से हमने टोटल 50 इडियम्स देखे हैं, राइट। इस तरह से 30 लेक्चर आएगा, आपका 1500 जो है ये कंप्लीट कर देंगे। यदि आप उस सेशन को अच्छा लगा हो, बिल्कुल आप उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।